मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, अपन जो पढ़े थे टॉपिक स्वप्रेरण के बारे में, स्वप्रेरण गुणांक वगैरह पढ़ा अपन ने। उसी के आगे अपन नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें। देखिए केवीएल कॉन्सेप्ट से भी बेस्ड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। किस प्रकार से आते हैं? देखिए केवीएल चीज़ आपको समझाई थी मैंने पहले भी। जैसे अपन ने कहा था प्रतिरोध, किसी प्रतिरोध में धारा की दिशा में चल रहे होते हैं तो यहाँ पे अपन जानते हैं विभवांतर कितना लिखते हैं, -IR। किसी बैटरी में प्लस से माइनस जा रहे हैं, इस तरफ चल रहे हैं प्लस से माइनस तरफ, तो विभवांतर V बराबर क्या लेते हैं, -E। और अगर किसी संधारित्र में प्लस से माइनस प्लेट की तरफ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं इस तरफ, तो V बराबर क्या होता है, -Q/C। और अगर ये नई चीज ही है यहाँ पे, ये बच्चों कोई प्रेरकत्व है, ठीक है, प्रेरण कुंडली है, अपन यहाँ पे धारा की दिशा में चल रहे हैं, धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो V बराबर क्या लेते हैं, -LdI/dt। -LdI/dt लेते हैं कब, धारा की दिशा में चलने पर। और धारा के विपरीत अगर चलेंगे तो क्या लेंगे, +LdI/dt। ठीक है, ऐसे बच्चों यहाँ पे अगर माइनस से प्लस प्लेट की तरफ जाएंगे तो +Q/C जाएगा, यहाँ पे माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो +E हो जाएगा, यहाँ पे हम धारा के विपरीत चलेंगे तो +IR हो जाएगा। ये सारी चीजें होती है। अच्छा, यहाँ बच्चों अगर धारा का मान नियत है, परिवर्तन हो ही नहीं रहा धारा में, तो उस केस में विभवांतर कितना बन जाता है, फिर 0। ठीक है, ये चीज अपन जानते हैं। क्या होता है बच्चों, केवीएल के अनुसार अपन जानते हैं किसी भी एक बंद लूप में, ठीक है, परिपथ के प्रत्येक बंद लूप में विभवांतरों का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0। ठीक है, तो यहाँ से अपन जानते हैं केवीएल कॉन्सेप्ट क्या बच्चों, केवीएल के अनुसार अपन देखें बंद परिपथ में, एक बंद लूप में, ठीक है, एक बंद लूप में हमेशा सिग्मा V बराबर क्या होता है बच्चों, 0। मतलब विभवांतरों का बीजगणितीय योग 0 होता है। इसे बोलते हैं केवीएल, जो कि बचपन में आपको सिखा चुका हूं 3-4 बार में। ठीक है, अब यहाँ पे विभवांतर निकालें, इसकी सहायता से विभवांतर निकालते हैं बच्चों। बिंदु A व B के मध्य विभवांतर, ये भी अपन देख चुके हैं। A व B के मध्य विभवांतर सूत्र क्या होता है बच्चों, A व B के मध्य विभवांतर सूत्र अपन लिखते हैं इस प्रकार से कि VA-VB बराबर क्या लिखते हैं बच्चों, VA-VB बराबर सिग्मा V फ्रॉम B to A। मतलब B से A चलना है, सिग्मा V लगाना है। इस प्रकार से निकालते हैं बिंदु A व B के मध्य विभवांतर। चलो इस पे 2 क्वेश्चन देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, बस ये 2 क्वेश्चन पर्याप्त हैं, इनको ढंग समझ लो, इससे ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन आते ही नहीं है इस पे। ठीक है, तो चलो तो ये लगा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन नंबर 1 अपन देखें क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1 आपसे कह रहा है बच्चों यहाँ पे कि इस प्रकार से एक प्रेरकत्व धारा पारित हो रही है, L का मान 10 हेनरी है। यदि यहाँ धारा 2 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से घट रही है तो विभवांतर का मान क्या है, ये निकालना है। तो चलो VA-VB निकालेंगे। VA-VB बराबर आप जानते हैं क्या करते हैं, सिग्मा V फ्रॉम B to A करते हैं। तो चलो B से चलना स्टार्ट करें, तो B से चल रहा हूँ A पर। देखिए इधर चल रहा हूँ मैं, धारा के विपरीत चल रहा हूँ, धारा के विपरीत, धारा के समान दिशा में चलते हैं तो -LdI/dt होता है। धारा के विपरीत चल रहे हैं तो +LdI/dt रहेगा, +LdI/dt। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे इसमें L का मान कितना है, 10 हेनरी, L का मान 10 रख दिया। अब dI/dt, धारा घट रही है इसलिए माइनस आएगा, माइनस का 2 एम्पियर प्रति सेकंड 2। हाँ, अगर बढ़ रही होती तो +2 लिखते, धारा की दर घटने की, धारा लगातार घट रही है इसलिए माइनस आ गया। तो कितना आएगा रिजल्ट, -20 वोल्ट, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो अगला एग्जांपल देखें। यहाँ से कह रहा हूँ इस प्रकार से ये हिस्सा दिखा रखा है, लूप का कोई पार्ट दिखा रखा है, परिपथ का A और B बिंदु है, कह रहा है विभवांतर VA-VB ज्ञात करना है। ये 3 कंडीशन है। चलो पहले कंडीशन से पहले नॉर्मल अपन देखें विभवांतर क्या बनना चाहिए, फिर तीनों कंडीशन के अनुसार समझ लेंगे। VA-VB निकाल रहा हूँ, तरीका वही है, सिग्मा V लगाना है फ्रॉम B to A। तो चलो B से चलना स्टार्ट करें, A की तरफ, B चल रहे हैं A की तरफ, तो धारा ही है, इधर जा रही है, इधर ये धारा अपन देख रहे हैं, यहाँ से आती है, इधर भी जा रही है धारा, ये आई। तो हम यहाँ से B से A आ रहे हैं, तो हम देखो धारा के ये प्रतिरोध आया, धारा के विपरीत चल रहे हैं। प्रतिरोध में धारा के विपरीत चलने पे क्या आता है, +IR, तो +I/R, R कितना है, 2 ओम। ठीक है, फिर आगे आए, यहाँ पे आए बैटरी आई, माइनस से प्लस जा रहे हैं, क्या लिखेंगे, +E, मतलब प्लस का 5 वोल्ट। फिर आगे आए, ये प्रेरकत्व आया, हम यहाँ पे धारा के विपरीत चल रहे हैं, धारा के विपरीत चलने पर क्या जाएगा, +LdI/dt। L तो कितना है, 1, L का मान 1 है, और फिर ये dI/dt। ठीक है, +LdI/dt लगा दिया अपन ने। अब कुछ नहीं करना, तो फर्स्ट कंडीशन। अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में निकालें VA-VB का मान।
धारा का मान कितना देखा है, आई और डी आई अपन दोनों देखे, आई का मान कितना है 2 एम्पियर, आई का मान 2 एम्पियर रख दिया, ठीक है, आई का मान 2 रख दिया। फिर तो यहाँ पे डी आई अपॉन डी टी कितना है 0, क्योंकि धारा नियत है, नियत का मतलब डी आई अपॉन डी टी क्या आएगा 0, तो क्या हो गया, 0 हो गई, और ये 5 और 4 क्या हो गए 9 वोल्ट हो गया ये, ठीक है। उसके बाद चलो सेकंड में निकालें वी ए माइनस वी बी, आई का मान तो वापस वही 2 एम्पियर है, आई का मान 2 रख देंगे, ठीक है। फिर बच्चों यहाँ पे अब धारा की जो है मान 1 एम्पियर प्रति सेकंड दर से बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज हो रही है इसलिए क्या लिखना है प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 1, तो 5 और 4 9, 9 और 1 10 हो जाएगा ये 10 वोल्ट, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन में धारा घट रही है 1 एम्पियर प्रति सेकंड दर से, इसलिए डी आई अपॉन डी टी का मान -1 रखेंगे, ठीक है, डी आई अपॉन डी टी का मान -1 रखना है, क्योंकि अब क्या धारा घट रही है, तो घट रही है इसलिए -1 रख दिया, तो कितना जाएगा बच्चों 4 5 4 9, 9 में से 1 गया 8, तो आएगा 8 वोल्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपन ज्ञात कर सकते हैं, केवीएल कॉन्सेप्ट अपन ने देखा, बात पहले पड़ी, ठीक है। चलो उसके बाद फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट अपन समझें, तो जो अब अपन नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर एडी करंट्स, भंवर धाराएं। क्या होती है बच्चों भंवर धाराएं? भंवर धाराएं बिल्कुल उसी तरह से मान सकते हो जिस प्रकार से अपन देखते हैं, जो अपन ने पढ़ा था बच्चों प्रेरित धारा, ठीक है। जब भी अपन देखते हैं किसी भी वलय से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उसके अंदर धाराएं प्रेरित हो जाती हैं, जिसे हम सिंपल प्रेरित धारा बोलते हैं। उसी के समान यहाँ पे ये भंवर धाराएं होती हैं। क्या होती है भंवर धाराएं, समझो बच्चों। देखिए जब भी कोई बच्चों धातु की वस्तु है, धातु की प्लेट है या कोई धातु का पिंड है, तो जब भी बच्चों उस धातु के पिंड से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है, या वो पिंड फ्लक्स की लगातार कटिंग करता है, फ्लक्स की लगातार कटिंग करता हुआ गति करता है, तो उस पिंड के अंदर कई संकेंद्रीय धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, कई संकेंद्रीय धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो कि इस प्रकार से उत्पन्न होती हैं कि वो उस कटिंग का या उस फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती हैं। अर्थात इनकी दिशा बिल्कुल वैसे होती है जैसे अपन ने प्रेरित धारा की दिशा देखी थी, अर्थात लेंज के नियम के अनुसार, या कहते हैं ट्रिपल आई कॉन्सेप्ट के अनुसार इनकी दिशाएं होती हैं, ठीक है। इन्हीं को हम बोलते हैं भंवर धाराएं, जो कि कई संकेंद्रीय धाराओं के रूप में होती हैं, ठीक है। तो जो अब देखिए ये जो संकेंद्रित धारा बनती हैं पूरे आयतन में बनती हैं, पिंड के संपूर्ण आयतन में किस प्रकार से बनती हैं, ठीक है, वो चीज अपन हम देखने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है एडी करंट, भंवर धारा किसे कहते हैं, तो आपको समझा मैंने। जब भी कभी, देखिए क्या कह रहा हूँ समझ ध्यान से, जब भी कभी किसी पिंड से, ठीक है, जब भी कभी धातु की वस्तु से या पिंड से, एक ही बात है, वस्तु से गुजरने वाले फाई में परिवर्तन होता है, गुजरने वाले फाई में परिवर्तन होता है, या वस्तु फाई की कटिंग करती है, क्या कहते हैं, गति करती है, ठीक है, कटिंग करती है, तो उस वस्तु में कटिंग करती है, तो उस वस्तु में कई संकेंद्रीय धाराएं किसके अनुसार बच्चों, लेंज के लिए या ट्रिपल आई अनुसार प्रेरित हो जाती हैं, कई संकेंद्र धाराएं प्रेरित हो जाती हैं, जिन्हें भंवर धाराएं कहते हैं, ठीक है, जिन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। ये अपन देखा बच्चों। अब बच्चों ये धाराएं जो है कहाँ बन रही है, पिंड के अंदर प्राप्त हो रही हैं, प्रवाहित हो रही हैं,
जिनके कारण जो पिंड गर्म भी हो जाता है। जब अपन जानते हैं किसी प्रतिरोध से धारा पारित होती है तो वो प्रतिरोध गर्म हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे इन भौर धाराओं के कारण वो वस्तु गर्म हो जाती है, या साथ के साथ बच्चों एक विक्षेपक बल भी महसूस करती है, ठीक है। क्यों अपन जानते हैं लेंज के नियम के अनुसार क्या होता है, ये धाराएं इस प्रकार से प्रेरित होंगी कि वो अपने फ्लक्स कटिंग का या फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करेंगी, ठीक है। इस कारण से वो पिंड गर्म हो जाएगा, साथ के साथ एक विक्षेपक बल भी महसूस करेगा। किस तरह से अभी डायग्राम समझाऊंगा। पहले हम देखें, इन धाराओं के कारण वस्तु गर्म हो जाती है तथा विक्षेपक बल F, नीचे V लिख दें अपन, FV विक्षेपक बल महसूस करती है। और इस बल की दिशा इस प्रकार से होती है कि वो फ्लक्स कटिंग या फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है, ठीक है। तथा इस बल की दिशा इस प्रकार होती है कि वह किसका विरोध करती है बच्चों, फ्लक्स, मतलब फाई में परिवर्तन या कटिंग का विरोध करती है। फाई में परिवर्तन या कटिंग का विरोध करती है। क्या मतलब बच्चों, देखिए जैसे कि अपन चलो डायग्राम से देखें, जैसे डायग्राम ये पहले अपन सिंपल जो प्रेरित धारा अपन ने पढ़ा बचपन में उसको से देख लें दोबारा से। जैसे अपन जानते हो कोई मान लो रिंग है, ये वलय है, इसको अपन ने यहाँ से लटका रखा है, एक मेटल रिंग है यहाँ से लटका रखा है, यहाँ से ये एस पोल और ये एन पोल में चुंबक है, इसको इधर की ओर गति कराएं। तो इधर गति कराने से क्या बच्चों, नॉर्थ पोल को पास लेके आ रहे हैं, तो सामने कौन सा पोल प्रेरित होगा कुंडली में, इस जगह कुंडली में बच्चों सामने एन पोल प्रेरित होगा इस लूप में, ठीक है। और इधर कौन सा पोल प्रेरित होगा बच्चों, एस, बैक साइड में एस पोल प्रेरित होगा। ये अपन देख रहे हैं, ये एस पोल और ये एन पोल क्या बच्चों प्रेरित हुए, ये ठीक है, ये प्रेरित हुए इस प्रकार से, प्रेरित पोल होगा ये इस प्रकार से प्रेरित हुए। अर्थात यहाँ पे देख रहे हैं सामने कौन सा पोल बन रहा है बच्चों, नॉर्थ पोल, सामने नॉर्थ पोल बन रहा है। अर्थात जो धारा प्रेरित होगी क्या लिखे अंदर, एन लिख दे, यहाँ पे मैं अंदर एन लिख दूं इस तरह से, इसे एन और एन लिख के इस पे तीर लगा दें इस तरह से, ये तीर, तो हम समझ जाएंगे यहाँ पे धारा जो प्रेरित हुई है इस दिशा में धारा प्रेरित हुई है आई, ये धारा इसके अंदर बच्चों प्रेरित हुई इस लूप के अंदर, इस रिंग के अंदर। अब देखिए इस धारा के कारण समझना बात को, ये जो चुंबक को हम लेके आ रहे हैं नॉर्थ पोल और सामने कौन सा पोल बन रहा है, नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल को बताइए आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, डेफिनेटली प्रतिकर्षित, क्योंकि हम जानते हैं समान पोल्स के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण बल। अर्थात इस धारा के कारण ये लूप गर्म तो ही जाएगा, साथ के साथ ये एन पोल में क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो इस वलय पर इस दिशा में लगेगा एक विक्षेपक बल, इस दिशा में बच्चों यहाँ पे लगेगा विक्षेपक बल, लगेगा ये एफ वी, ठीक है, विक्षेपक बल लगेगा इस दिशा में, जिसके कारण ये झूलती हुई इधर जाएगी, ठीक है, झूलती हुई इधर विक्षेपित होगी, ठीक है, ऊपर लटकी रही से झूलती इधर विक्षेपित होगी, अर्थात थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाएगी विक्षेपक बल के कारण, ठीक है। तो चलो इसी को हम बोलते हैं, यहाँ तो चलो खैर एक सिंगल वलय थी तो इसको तो अपन सिंपल प्रेरित धारा बोल सकते हैं, लेकिन अगर ये कोई प्लेट होती, जैसे मान लो अब क्या रही है, मेटल स्क्वायर प्लेट है, ये पूरी एक साबुत प्लेट है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन इस मैग्नेट को मूव करा रहे हैं, इस मैग्नेट को मूव करा रहे हैं, तो यहाँ बच्चों हम देख रहे हैं सामने तो कौन सा पोल बनेगा, एन पोल, और पीछे की ओर कौन सा पोल बनेगा, एस पोल। अर्थात यहाँ पे जो धाराएं प्रेरित होंगी कुछ इस प्रकार से होंगी, ठीक है, संकेंद्रीय धाराएं इसके अंदर प्रेरित होंगी कुछ इस प्रकार से, संकेंद्रीय धाराएं प्रेरित होंगी, ठीक है, क्योंकि सामने एन पोल बन रहा है, ठीक है, यहाँ तो एन पोल बनेगा, एन पोल, और बैक साइड में कौन सा पोल बनेगा बच्चों, एस पोल, ठीक है। तो यहाँ पे अंदर क्या लिख दें, एन लिख दें, यहाँ अंदर आप एन लिख दो, इस तरह से एन लिख दोगे, एन लिख दिया अपन ने, तो एन लिख देने पर अंदर जो धाराएं बन रही है इस दिशा में बच्चों यहाँ पे धाराएं प्रेरित हो रही है, एन पोल लिख दिया अपन, सामने एन बन रहा था, अर्थात प्रेरित धारा दिशा आएगी इस प्रकार से। तो ये अंदर जो धाराएं बन रही हैं ये इससे क्या बोलेंगे, अब क्या भंवर धाराएं,
कई संकेंद्रीय धाराएं प्रेरित होती हैं जिन्हें बोलते हैं भंवर धाराएं। और जो इन भंवर धाराओं के कारण देखिए एन पोल, ये एन पोल है, एन पोल क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो रिपल्शन के कारण इस पे बल लगेगा इधर की ओर विक्षेपक बल, इस दिशा में यहाँ पे लगेगा बच्चों विक्षेपक बल लगेगा। बात पहले पड़ी, जिसके कारण अपन देखें ये इधर की ओर विक्षेपण महसूस करेगी और साथ के साथ इन धाराओं के कारण ये प्लेट गर्म भी हो जाएगी। ठीक है, प्लेट गर्म हो जाएगी। क्लियर। तो अगर यहाँ पे मान लो फ्लक्स में परिवर्तन की दर बहुत हाई है, अर्थात जो यहाँ पे भंवर धारा बन रही है बहुत ज्यादा प्रबल भंवर धारा बन रही है, तो उच्च गर्मी के कारण ये प्लेट पिघल भी सकती है, मीन्स पिंड पिघल भी सकता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक नोट के रूप में कह सकते हैं बच्चों, नोट के रूप में यदि आई की प्रबलता, यदि भंवर धाराओं की प्रबलता उच्च है तो वस्तु पिघल भी सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे धारा की प्रबलता अगर उच्च है तो वस्तु पिघल भी सकती है, इसे अपन देखी और ये डायग्राम देख लिया अपन ने। ठीक है, चलो इस पे अब एक और डायग्राम समझाऊं। ये तो एक डायग्राम हो गया, उसके बाद एक एग्जाम्पल रूप में देखें, एग्जाम्पल नंबर 1 बोलते चलो, एग्जाम्पल 1। अब क्या बच्चों यहाँ पे देखिए ये मेटल रिंग है, धातु की रिंग है, ऊपर से अपन मैग्नेट को गिरा रहे हैं, चुंबक को गिरा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे अपन यहाँ पे चुंबक को पास ला रहे थे तो यहाँ पे पोल बने थे जिस कारण विक्षेपक बल लगा था, ऐसे ही अब क्या यहाँ पे गिरा रहे हैं तो एन पोल यहाँ पे पास आ रहा है, तो सामने कौन सा पोल बनेगा बच्चों, एन पोल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एन पोल प्रेरित होगा, तो यहाँ पे एन लिख दिया इसके अंदर, तो इस प्रकार से एन लिख दिया मैंने, ये एन लिख के इस पे तीर बना दें, तो इसके अंदर धाराएं बनेगी कुछ इस प्रकार से, धाराएं ये प्रेरित होंगी आई। ठीक है, हालांकि कह रही है तो सिंपल एक रिंग है, इसलिए यहाँ पे भंवर धाराएं नहीं बोलेंगे, सिंपल क्या बोल लेंगे, प्रेरित धारा बोल लेंगे। तो वैसे ये एग्जाम्पल आपको पहले भी समझा चुका हूँ मैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसमें ये धाराएं प्रेरित हुई, अब यहाँ पे इसमें यहाँ पे कौन सा पोल बन रहा है, एन पोल, यहाँ पे एन पोल बना है और बैक साइड में कौन सा पोल बना बच्चों, एस पोल। ठीक है, तो इस एन पोल के बीच प्रतिकर्षण के कारण इस चुंबक पे जो विक्षेपक बल लगेगा कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर लगेगा बच्चों, एफ विक्षेपक बल लगेगा ऊपर की ओर, लगेगा विक्षेपक बल लगेगा ऊपर की ओर। और बच्चों यहाँ पे इसका जो mg बल है, mg बल मतलब वेट, भार mg का आएगा नीचे की ओर, जिसके कारण बच्चों ये वस्तु नीचे की ओर a त्वरण से गति कर रही होगी। इस वस्तु का नीचे मतलब इस चुंबक का नीचे की ओर त्वरण a है, तो इस a का मान कितना होगा ये अपन अभी देख सकते हैं। खैर पहले भी समझा चुका हूँ, फिर भी दोबारा देख लें एक बार। यहाँ बच्चों इस a का मान अपन देखें एफ नेट, इस चुंबक पर, यहाँ बच्चों हम देखें यहाँ पे चुंबक पर एफ नेट का मान देखें कितना है बच्चों, एफ नेट का मान कितना आएगा, एफ नेट बराबर mg माइनस एफ विक्षेपक, mg माइनस विक्षेपक बल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एफ नेट का मान रख दें m इंटू ए, द्रव्यमान इंटू त्वरण बराबर mg माइनस एफ विक्षेपक। तो यहाँ से देखिए a बराबर, a का मान कितना गया, इसलिए त्वरण, इस चुंबक का जो त्वरण आया a बराबर कितना आएगा, g माइनस एफ विक्षेपक बटा m, द्रव्यमान का भाग लगा दिया। तो यहाँ से देखिए ये आ गया त्वरण का मान a बराबर g माइनस एफ विक्षेपक बटा m, ये रिजल्ट निकल गया है। तो यहाँ से हम देखें कि इस a का जो मान है, a का जो मान है ये g से थोड़ा छोटा आएगा, क्योंकि g में से कुछ माइनस हो रहा है, तो हम कह सकते हैं अतः a इज लेस देन क्या आ रहा है बच्चों, g, मीन्स a का मान हम देख रहे हैं g से लेस आ रहा है। ठीक है, अर्थात मिलेगा क्वेश्चन अब बुक्स में कई जगह मिल जाएगा कि इस प्रकार चुंबक को गिराएं तो चुंबक का जो त्वरण है वो त्वरण g के बराबर होगा, g से कम होगा या g से ज्यादा होगा, तो रिजल्ट क्या आ रहा है बच्चों, g से कम होगा। ठीक है, अच्छा यूँ सोचिए बच्चों, अब ये मैग्नेट यहाँ से पार कर नीचे चली जाए, अब नीचे जा रही है बच्चों, यहाँ नीचे गिर रही है, इसको पार करके यहाँ गिर रही है इधर। ठीक है, मान लो अभी इस पोजीशन पे आ गई, यहाँ पे गिर रही है, वलय को पार करके अंदर यहाँ इस जगह पहुंच चुकी है, नीचे जा रही है, तो अब इसका त्वरण है वो g से कम आएगा, g के बराबर आएगा, g के ज्यादा, ये g से ज्यादा आएगा। देखिए अब यूं जा रही है, तो ये जा रही है बच्चों, ये n पोल नीचे है, s पोल ऊपर, नीचे n पोल है, ऊपर s पोल है, तो यहाँ पे इस जगह s पोल है, नीचे जा रही है, तो यहाँ से s पोल दूर जा रहा है, s पोल दूर जा रहा है, तो यहाँ पे s पोल दूर जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा पोल बनेगा, n पोल, यहाँ पे n पोल बनेगा, ऊपर बनेगा साउथ पोल, अर्थात इसमें धारा की दिशा
पलट जाएगी। तो जैसे ही क्रॉस करेगी यहाँ पे धारा की दिशा जो है पलट जाएगी, ठीक है। और साथ के साथ अब देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे एस पोल है, एस पोल दूर जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल। क्यों, नॉर्थ पोल जो बन रहा है वो अब साउथ पोल के दूर जाने का विरोध करेगा, अर्थात आकर्षित करेगा। मतलब पुनः वापस हम देखें विक्षेपक बल का लग रहा है ऊपर की ओर और mg बल का लग रहा है नीचे की ओर। वापस यहाँ पे हम देखेंगे a का मान लेस देन g ही आएगा। मतलब ऊपर से चुंबक को गिरा रहे हैं, इससे पार होके जाएगी, सदैव इसका मान हम देख रहे हैं a का मान g से लेस रहेगा, ज्यादा नहीं आएगा, g से लेस ही रहेगा, ठीक है। और साथ में हमने देखा जैसे ही क्रॉस करके आगे गई इसमें प्रेरित धारा की दिशा बदल जाएगी। क्लियर, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे अभी धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से आ रही है, फिर यहाँ पे एस पोल की जगह एन पोल बनेगा तो उसके अनुसार दिशा जाएगी जब पार करी जाएगी, ठीक है। अच्छा, अभी पूछा जाए कि यहाँ से चुंबक गिर रही है, अंदर होती नीचे जा रही है, तो बताइए इसके वेग पर क्या फर्क पड़ेगा, वेग बढ़ेगा, वेग घटेगा या वेग नियत रहेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ए का मान क्या आ रहा है, लेस देन जी आ रहा है, लेकिन है तो पॉजिटिव, ठीक है। जैसे जी का मान 10 होता है तो यहाँ पे ए का मान 10 से कम आएगा, मान लो 8 आ रहा है या 6 आ रहा है तो पॉजिटिव। जब भी हम जानते हैं धनात्मक त्वरण होता है तो धनात्मक त्वरण क्या करेगा बच्चों, वेग को बढ़ाएगा, अर्थात यहाँ पे लगातार वेग का मान बढ़ेगा। तो हम एक नोट के रूप में देखते हैं, नोट के रूप में देखते हैं बच्चों, यहाँ ए इज इक्वल टू धनात्मक है, ए इज इक्वल टू पॉजिटिव रहेगा, ठीक है तो लेस देन जी लेकिन रहेगा पॉजिटिव। अतः चुंबक का वेग लगातार इंक्रीज होगा, क्या कहते हैं, लगातार बढ़ेगा, ठीक है। चुंबक का वेग लगातार बढ़ेगा। जनरली हम सोचते हैं कि ए लेस देन जी है तो वेग घटेगा, अरे घटेगा नहीं, घटता कब है, जब ए नेगेटिव हो, ए का मान नेगेटिव होता अर्थात मंदन के रूप में लग रहा होता तो वेग घटता है, तो सदैव ए का मान पॉजिटिव, इसलिए वेग सदैव बढ़ेगा, ठीक है। ये चीज अपन देखी, क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे इसमें देखें, अब ये जो आपने वलय दिखाई, यहाँ पे एक वलय थी, इस वलय की जगह मान लो कोई पाइप होता, एक धातु का पाइप होता, मतलब इस तरह से ये वो धातु, अभी तो सिंगल वलय थी, अब ये पूरा पाइप है, ये पूरा पाइप है, ऊपर से आप मैग्नेट गिरा रहे हो, ऊपर से मैग्नेट गिरा रहे हो, ये वो धातु का पाइप है, मैग्नेट गिरा रहे हैं, यहाँ से गिर रही है मैग्नेट इस जगह से, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर से गिर रही है, तो नीचे आने पे अंदर क्या बनेगी, भंवर धारा बनेगी, ये दिखा दी भंवर धाराएं, तो भंवर धारा बनेगी, अंदर जाएगी, तो नीचे आने पर भंवर धाराएं बढ़ रही हैं, ठीक है, क्योंकि परिणामी बल का लग रहा है नीचे की ओर। कितना है परिणामी बल का मान ये आ रहा है mg माइनस एफ विक्षेपक, परंतु हम जानते हैं mg तो खैर निश्चित ही सही, विक्षेपक बल का मान थोड़ा बहुत ऊपर की ओर लग रहा होगा, इसलिए परिणामी बल कहाँ आएगा, नीचे की ओर आएगा, तो नीचे आने पर इसका वेग लगातार बढ़ेगा। सुनना, वेग लगातार बढ़ता जाएगा, वेग बढ़ने से विक्षेपक बल का मान भी बढ़ेगा, वेग बढ़ने से विक्षेपक बल का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा फास्ट गति कराओगे मैग्नेट को उतनी ज्यादा प्रबलता की भंवर धाराएं बनेगी, उतना ही ज्यादा विक्षेपक बल लगेगा, तो ज्यादा विक्षेपक बल लगेगा तो विक्षेपक बल धीरे धीरे बढ़ेगा, थोड़ी देर बाद विक्षेपक बल बढ़ता बढ़ता इतना हो जाएगा कि F विक्षेपक बटा द्रव्यमान m, इसका मान ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा। इस विक्षेपक बल का मान बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा कि F विक्षेपक बटा m, इस राशि का मान g के बराबर हो जाएगा, तो a कितना हो जाएगा, 0, a 0 हो जाएगा, मतलब त्वरण का मान 0 हो जाएगा। त्वरण मतलब वेग का बढ़ना, तो वेग का बढ़ना बंद हो जाएगा, इसलिए वेग क्या हो जाएगा, नियत। तो प्रारंभ में तो वेग बढ़ रहा था क्योंकि परिणामी बल नीचे की ओर था, ठीक है, तो वेग बढ़ता गया, एक लिमिट ऐसी आई कि जब बल का मान 0 हो गया तो अब उसके बाद वेग बढ़ना बंद हो जाएगा, नियत वेग से अंदर गिरेगी। मतलब काफी लंबी ट्यूब है ये, प्रारंभ में तो वेग बढ़ रहा है, धीरे धीरे वेग कांस्टेंट हो गया, तो अब उसके बाद ट्यूब के अंदर, इस नलिका के अंदर ये चुंबक के नियत वेग से गिरेगा, नियत वेग से गिरेगा, ठीक है। तो अर्थात उस नियत वेग को हम बोलते हैं सीमांत वेग। क्या बोलते हैं, सीमांत वेग, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझना क्या कहना चाहता हूं मैं। अब यहाँ पे हम देखें इसके अंदर, यदि नोट के रूप में, यदि रिंग की बजाय धातु की रिंग की बजाय धातु की रिंग की बजाय धातु के पाइप में चुंबक गिराई जाए, तो प्रारंभ में तो
वेग इंक्रीज होगा, वेग बढ़ेगा, प्रारंभ में तो वेग बढ़ेगा, ठीक है, परंतु कुछ देर बाद, ठीक है, प्रारंभ में वेग बढ़ेगा जिसके कारण एफ विक्षेपक का मान बढ़ेगा, एफ विक्षेपक का मान बढ़ेगा, ठीक है, एफ विक्षेपक का मान बढ़ेगा, ये अपन ने देख लिया। तो जो एफ विक्षेपक का मान बढ़ने से क्या आएगा, ठीक है, कुछ देर बाद, ठीक है, कुछ देर बाद ये पूरी गति पाइप के अंदर ही हो रही है, ठीक है, क्योंकि काफी लंबा पाइप है, धातु के पाइप में, लंबे पाइप में, ठीक है, यानी धातु के लंबे पाइप में, यहां पे ऐड कर लो लंबे पाइप में, धातु के लंबे पाइप में, लंबा पाइप है, धातु के लंबे पाइप में गिरा रहे हैं, ठीक है। कुछ देर बाद एफ विक्षेपक बटा एम का मान जी के बराबर हो जाएगा, एफ विक्षेपक का मान जी के बराबर हो जाएगा। तो दिस इंप्लाई क्या जाता है, त्वरण ए बराबर कितना का त्वरण ए बराबर, ये रहा जी माइनस एफ विक्षेपक बटा एम करेंगे तो इससे तो ये कट गया, तो बराबर कितना बच्चों, जीरो। त्वरण का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, त्वरण जीरो, इसलिए बच्चों यहाँ पे चुंबक है, तो दिस इंप्लाइज वेग क्या हो जाएगा, नियत, v में वृद्धि होना बंद हो जाएगी, वृद्धि होना रुक जाएगी, v में वृद्धि हो रहा रुक जाएगी, ठीक है। तो यहां पर कहते हैं दिस इंप्लाइज वेग क्या हो जाएगा, नियत, v बराबर नियत प्राप्त होगा, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, सीमांत वेग, जिसे हम बोलते हैं सीमांत वेग कहते हैं, सीमांत वेग कहते हैं। मतलब मैग्नेट कैसे गिरेगी, तो एक सीमांत वेग से गिरने लगेगी, जिसे हम सीमांत वेग कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये स्थिति बता रखी है, लंबा पाइप है ये, ठीक है, लंबा पाइप, धातु का लंबा पाइप है, इसने धातु को मैग्नेट गिराई अपन ने, तो स्टार्टिंग में वेग बढ़ा, तो यहाँ पे देखिए वेग बढ़ने के साथ साथ चारों तरफ से संकेंद्र आ गई, भंवरधारक उत्पन्न होगी पाइप में भंवरधारक उत्पन्न हो गई आई, तो इनके कारण इसमें विक्षेपक का लग रहा है ऊपर क्यों लग रहा है और mg का लग रहा है नीचे। तो हम देखा कुछ देर बाद यहाँ पे एफ विक्षेपक का मान mg के बराबर हो गया है, अर्थात यहाँ पे इस चुंबक पे नेट बल क्या हो गया, जीरो, ठीक है, और ये फिर नियत वेग से गिर रही है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट आता है कि जब बल का मान ही जीरो हो गया तो चुंबक तो रुक जानी चाहिए, इसके पास वेग कहाँ से आ रहा है। तो चलो देखिए हमें ये एक कंफ्यूजन रहता है, हम सोचते हैं कि बल का मान जीरो है, इसका मतलब वेग का मान जीरो होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ध्यान रखें बच्चा। तो बच्चों बल का मान जीरो से मतलब होता है त्वरण का मान जीरो, अर्थात वेग में परिवर्तन ना होना, ये मतलब है, ठीक है। तो हमने देखा कि ये चुंबक है एक अधिकतम वेग प्राप्त कर चुकी है, अब उसके बाद इसके वेग में परिवर्तन का मान बंद हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे बल का मान जीरो हो जाएगा, ठीक है, वेग में परिवर्तन का मान बंद हो जाएगा, अर्थात वेग नियत हो जाएगा, उसे बोलते हैं सीमांत वेग। आइए समझ, तो एक कंफ्यूजन नहीं रखें, आप सोचे कि ए का मान जीरो हो गया है, बल का मान जीरो हो गया है तो उससे वेग भी जीरो हो जाएगा, नहीं, बल का मान जीरो का मतलब वेग का मान नियत हो जाना, ठीक है। हाँ, अगर पिंड जीरो पहले विराम में होता तो विराम में ही रहेगा, और नियत वेग से गति कर रहा है तो उसी प्रकार से गति करेगा, यह मतलब है बल का मान जीरो होना, ठीक है, मतलब जैसा है वैसे ही उसी प्रकार से गति होगी, स्थिर है तो स्थिर रहेगा, नियत वेग से गति कर रहा है तो नियत वेग से गति करेगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इसमें देखें, यहाँ पे अगर मान लीजिए ये पिंड है, जो ये पिंड आपको दिख रहा है, पाइप दिख रहा है, ये पाइप साबुत ना होके कुछ कटा हुआ पाइप है, मान लो इस तरह से, ये वलय है, मान लो ये वलय साबुत वलय ना होके इस प्रकार से अपूर्ण वलय है, या जो पाइप है इस तरह से अपूर्ण पाइप है,
तो अब उस केस में क्या होगा बच्चों, अब इस केस में यहाँ पे भंवर धाराएं बन ही नहीं पाएंगी, कि भंवर धाराओं के लिए क्या चाहिए होता है, बंद पथ चाहिए होता है। तो पथ अगर बंद ही नहीं है, ठीक है, जैसे यहाँ भी बंद पथ नहीं मिलेगा, यहाँ भी बंद पथ नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ से कटा हुआ है साइड से पूरा पाइप, तो इस अवस्था में भंवर धाराएं बन ही नहीं पाएंगी, तो इसलिए विक्षेपक बल नहीं लगेगा, जिसके कारण ए का मान जी के बराबर ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहां से हम एक नोट के रूप में कह सकते हैं, यदि वलय या पाइप अपूर्ण है तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एफ, तो यहाँ पे आई बराबर क्या होगा, 0। भंवर धारा आई बराबर क्या होगा बच्चों, 0 होगी। दिस इंप्लाइज एफ, विक्षेपक का मान कितना आएगा बच्चों, 0। विक्षेपक बल 0 लगेगा, तो इसलिए हम देखते हैं, इसलिए ए का मान क्या आएगा, 0, सदैव जी आएगा, इसलिए सदैव ए बराबर जी होगा। तो सदैव ए का मान जी प्राप्त होगा। तो यहाँ पे इस तरह से पिंड गिर रहा है, मैग्नेट गिर रही है इसके अंदर से, सदैव ए का मान जी है, यहाँ भी सदैव ए का मान क्या रहेगा, जी, मतलब अंदर चुंबक गिरेगा, सदैव ए बराबर जी से ही गिरता रहेगा। ठीक है, तो बच्चों ये चीज अपन ने यहाँ पे इस भंवर धाराओं के बारे में एक एग्जाम्पल देखे। ठीक है, चलो अब आगे और एग्जाम्पल समझें इस पे। अब देखो बच्चों, अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन समझें। नेक्स्ट एग्जाम्पल इस तरह से, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है इसमें आपसे कह रहा है कि एक मैग्नेट है, इसको अपन ने स्प्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है, और यहाँ बच्चों मेटल रिंग है। ठीक है, ये एक धातु की वलय है। अब यहाँ पे हम इसको ऑक्सीलेट करा रहे हैं, इसको जैसे अपन ने बच्चों यहाँ से हल्का सा खींच के छोड़ा, इसमें दोलन स्टार्ट हो जाएंगे, ऑक्सीलेशन स्टार्ट हो जाएंगे। बट बच्चों ऑक्सीलेशन की वजह से जैसे जब ये एन पोल नीचे आएगा, तो यहाँ पे कौन सा पोल बनेगा, एन पोल। ठीक है, एन पोल बनेगा, तो इस एन पोल के कारण यहाँ पे जो धारा पारित होगी कुछ इस तरह से होगी। देखिए समझना बात को, यहाँ पे जो एन पोल है, जब एन पोल नीचे आएगा तो इस एन पोल नीचे आने की वजह से इसमें जो धारा, मतलब नीचे बनेगा एन पोल। अभी एन पोल नीचे आ रहा है, नीचे बच्चों यहाँ पे एन पोल बनेगा, तो एन पोल बनने की वजह से ऐसा लोग पहले ये देख लें, एरो ऊपर दिखा रखा है मैंने, मान लो पहले एन ऊपर जा रहा है, तो एन ऊपर जा रहा है तो यहाँ साउथ पोल बनेगा। ठीक है, साउथ पोल बनेगा तो यहाँ पे अपन एस लिखेंगे। ठीक है, तो एस लिखने पे धारा जो बनेगी कुछ इस तरह प्राप्त होगी, इस तरह से इस दिशा में। ठीक है, इस दिशा में आपको धारा प्राप्त होगी आई। ठीक है, इस दिशा में आई प्राप्त होगी कब, जब एन पोल ऊपर जा रहा है तो यहाँ एस बनेगा, तो एस यहाँ लिख के देखें, धारा बनेगी इस दिशा में। फिर जब एन पोल नीचे आएगा तो यहाँ पे फिर एन के कारण धारा बनेगी इस दिशा में। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे धारा भी दिशा लगातार बदलेगी ऑक्सीलेशन की वजह से। यहाँ जो प्रेरित धारा है, ठीक है, कभी अंदर एन बनेगा, कभी एस बनेगा, तो इस तरह अंदर बच्चों बार बार इसके अंदर क्या होगी, धारा प्रेरित होगी इस वलय के अंदर। और ये जो प्रेरित धारा है, ठीक है, ये इस ऑक्सीलेशन का क्या करेगी, विरोध करेगी, दोलन का विरोध करेगी, इसलिए यहाँ पे दोलन क्या होंगे, तुरंत रुक जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम कह रहे हैं कि इस चित्र में क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे यहाँ दोलन के कारण यहाँ दोलन के कारण या कहें दोलन प्रारंभ करने पर, ठीक है, यहाँ दोलन प्रारंभ करने पर मतलब ऑक्सीडेशन प्रारंभ करने पर रिंग में आई प्रेरित होगी जो कि दोलन का विरोध करेगी। क्यों विरोध करेगी बच्चों? क्योंकि दोलन के कारण ही तो यहाँ पे धारा बन रही है, और लेंज के अनुसार हम जानते हैं प्रेरित धारा इस प्रकार होती है कि वो अपने उत्पन्न होने के कारणों का विरोध करती है, दोलन का विरोध करेगी। ठीक है, लेकिन दोलनों का विरोध करेगी तो इसलिए दोलन तुरंत रुक जाएंगे, ठीक है, तुरंत रुक जाएंगे। यही कहते हैं दोलनों का आयाम घटता जाएगा, इसलिए दोलनों का आयाम घटता जाएगा तथा फिर दोलन रुक जाएंगे। ये आएगा रिजल्ट। ठीक है, दोलनों का आयाम घटता जाएगा और थोड़ी देर बाद फिर दोलन रुक जाएंगे। ठीक है, हाँ, अगर बच्चों यहाँ पे रिंग की जगह धातु की प्लेट होती तो क्या होता? तो बच्चों उस अवस्था में यहाँ पे प्लेट के अंदर पूरे आयतन में उच्च
भंवर धाराएं बनती जिसके कारण हम दोलन कराते तुरंत रुक जाते, दोलन तुरंत रुक जाते क्योंकि बहुत सारी भंवर धाराएं बनती। अभी यहाँ पे वलय है, धारा केवल उसकी सर्क्यूमफेरेंस बन रही है परिधि के अंदर, तो उस धारा के कारण दोलन का विरोध तो हो रहा है लेकिन ज्यादा विरोध नहीं हो पा रहा, इसलिए दोलन धीरे धीरे आयाम घटता जाएगा और रुक जाएंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, मतलब 5-6 सेकंड बाद रुक जाएंगे। जबकि चकती होती तो 2-4 दोलन करते फटाफट, 2 या 3 दोलन के अंदर रुक जाते। रिंग है तो मान लो 8-10 दोलन में रुक जाएगी, और चकती है तो फटाफट 2 या 3 दोलन में रुक जाएगी। तो क्या मतलब है कि जितनी ज्यादा प्रबल धाराएं बनती हैं, ठीक है, उतना ही ज्यादा यहाँ पे विरोध होता है, उतनी जल्दी दोलन तुरंत रुकते हैं। क्लियर? चलो एक और एग्जाम्पल देखें, अगला थर्ड एग्जाम्पल में इस प्रकार से ये दिखा रखा है, एक सोलेनॉइड है, ठीक है, इस पे अपन इस प्रकार से कुंजी ऑन करके धारा प्रवाहित करेंगे। तो जो कुंजी ऑन करेंगे जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, और इस धारा प्रवाहित होने से बताइए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में आएगा बताइए। ठीक है, यहाँ पे अपन इस प्रकार से उंगलियां घुमाएं धारा के अनुसार तो चुंबकीय क्षेत्र आएगा ऊपर की ओर। और यहाँ पे बच्चों अपन एक मेटल प्लेट रखी हुई है, तो जब मेटल प्लेट रखी है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र आएगा कुछ इस दिशा में आएगा। चुंबकीय क्षेत्र मतलब इस चुंबकीय क्षेत्र जो है ये इस मेटल प्लेट से गुजरेगा। ये चुंबकीय क्षेत्र की जो बल रेखा है यहाँ पे इस मेटल प्लेट से गुजरेंगी, इस प्रकार से अपन जो देख रहे हैं। ठीक है, ये मेटल प्लेट से गुजरेंगी। बात पहले पढ़ी हो तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड अपन दिखा रखा है, यहाँ से इसकी बल रेखाएं गुजर रही हैं। और तो जैसे यहाँ पे कुंजी ऑन करोगे, कुंजी ऑन करते ही चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होगी, चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि क्यों, मतलब कुंजी ऑन करते पहले धारा में वृद्धि होगी, धारा में वृद्धि से चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होगी, चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होने से इससे गुजरने वाले फ्लक्स में वृद्धि होगी, फ्लक्स में वृद्धि होगी तो यहाँ बनेगी भंवर धाराएं। तो इसके अंदर भंवर धाराएं बनेगी इस प्रकार से, ये इसके अंदर भंवर धारा बनेगी। और ये भंवर धाराएं इस प्रकार से कि ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करेगी, इस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करेंगी भंवर धाराएं, जिससे चकती पर विक्षेपक बल का लगे बच्चों ऊपर की ओर लग गया और ये चकती उछल के एक तरफ गिर जाएगी। ये चीज अपन ने देखी। ठीक है, तब इसमें यहाँ पे इस तरह अपन ने दिशा दिखा दी, भंवर धाराएं बन रही हैं इसके अंदर, भंवर धाराएं ये इस प्रकार से इसके अंदर भंवर धाराएं इसके अंदर बन रही हैं, धाराएं प्राप्त होगी भंवर धाराएं। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे ये चकती ऊपर की ओर एक बल महसूस करेगी, मतलब इस प्रकार से ये लग गया इस पे विक्षेपक बल, इस प्लेट पर, इस प्लेट पर विक्षेपक बल लग गया इधर की ओर, इस तरह से ये एफ डिफ्लेक्टिंग फोर्स विक्षेपक बल। ठीक है, विक्षेपक बल लग गया ऊपर की ओर और ये सॉरी तो उछल के गिर जाएगी। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं इस प्रकार से क्या होगा, देखिए यहाँ पे जैसे ही की ऑन करेंगे, की ऑन करते ही क्या होगा, यहाँ पे आई इंक्रीज होगी, आई इंक्रीज। अब आई का मान इंक्रीज होगा तो आई इंक्रीज होने पर यहाँ से हम देख रहे हैं क्या चीज इंक्रीज, धारा इंक्रीज, धारा इंक्रीज से चुंबकीय क्षेत्र इंक्रीज, चुंबकीय क्षेत्र इंक्रीज से फ्लक्स इंक्रीज। ठीक है, फ्लक्स का मान इंक्रीज होगा तो इसलिए बच्चों यहाँ से चकती में भंवर धारा बनेगी। ये मेटल प्लेट है, ठीक है, चकती में भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी। ठीक है, जिससे यहाँ पे विक्षेपक बल का लगेगा ऊपर की ओर। ठीक है, विक्षेपक बल ऊपर की ओर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं अतः शक्ति ऊपर उछलेगी, शक्ति ऊपर उछलेगी, तो इस प्रकार से अचानक से ऊपर उछलकर गिर जाएगी। तो अपन देख लिया, तो ये रिजल्ट आएगा इसके अंदर। ठीक है, ये बच्चों इस प्रकार से हम देखते हैं सोलेनॉइड के अंदर हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं इस प्रकार से बैटरी की सहायता से, तो इसे बच्चों हम विद्युत चुंबक भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या बन रही है बच्चों, इस तरह से फ्लक्स गुजर रहा है, यहाँ पे ये इस जगह चकती रखी है तो भंवर धाराएं बन रही हैं। या इसके अंदर बच्चों देखो विद्युत चुंबक किसे कहते हैं एक्चुअल में, अगर आपने बचपन में एक्सपेरिमेंट किए हो तो क्या होते हैं विद्युत चुंबक, किसी लोह रोड पर, मतलब किसी भी लोहे के पदार्थ पर, मान लो कील है, लोहे की कील है, कील पर अगर अपन सॉलिड ग्रुप में तार लपेट दें, जैसे तार है ना, ये जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग होती है पेन के अंदर स्प्रिंग, उस तरह से तार को स्प्रिंग के रूप में लपेट दिया जाए लोहे की कील पर, फिर तार के दोनों सिरों के मध्य बैटरी जोड़ी जाए, तो वो क्या बन जाएगी, एक सोलेनॉइड। और उसके अंदर माध्यम क्या है, म्यू आर, मतलब लोह चुंबकीय माध्यम है, एक कील है। तो जब धारा पारित करेंगे
तो उस कील के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान काफी उच्च हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि म्यू आर बहुत उच्च होता है, तो वो अपने आप में किसकी तरह व्यवहार करेगी? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। तो जैसे हम कुंजी ऑन करेंगे, ऑन करते से ही उस लोहे के अंदर भी भंवर धाराएं बन रही होती हैं, ठीक है। तो क्या मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर भी भंवर धाराओं का ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है। चलो खैर, ये तो गया। आगे अपन देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल इस तरह से। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये दो प्लेटें हैं, एक तो साबुत प्लेट है और एक खांचेदार प्लेट है, खांचे बने हुए इसमें इस प्रकार से। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि दोनों में से ज्यादा आयतन किसका है, तो इसका, क्योंकि ये बीच में कटी हुई है, इसका आयतन कम है। अब बच्चों देखो, इन दोनों को अगर अपन दोलन करा के छोड़ें, दोलन करा के छोड़ेंगे, तो यहाँ पे ये फ्लक्स को कटिंग करती हुई दोलन करेगी, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्लक्स किस पे लंबत आरोपित हो रहा है, लंबत। तो यहाँ पे जो दोलन करेंगी तो इस प्रकार से फ्लक्स की कटिंग करेगी ये। तो फ्लक्स की कटिंग करेंगी दोलन करते टाइम, अर्थात इसके अंदर भी भंवर धारा बनेगी, और भंवर धारा बनेगी, ज्यादा प्रबलता किसमें होगी बच्चों? इसके अंदर, इसमें ज्यादा प्रबल भंवर धारा बनेगी, कि भंवर धाराओं का जो मान है वो पिंड के आयतन, वस्तु के आयतन के समानुपाती होता है। मतलब जितना ज्यादा आयतन होगा, भंवर धाराएं उतनी ज्यादा बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें ज्यादा भंवर धारा बनेगी, इसलिए यहाँ पे इसके दोलन का विरोध भी ज्यादा होगा, तो इसलिए इसके दोलन तुरंत रुक जाएंगे, ठीक है। रुकेंगे तो उसके भी, लेकिन तुलनात्मक रूप में देखें तो इसके दोलन जल्दी रुकेंगे उसके सापेक्ष, ठीक है। इसको अपन बोल लेते हैं, मान लो फिगर ए है, ये फिगर ए, और तो ये फिगर बी है, फिगर बी। तो हम कह सकते हैं बच्चों देखो, एक यहाँ पे हम समझे जो भंवर धाराओं की प्रबलता होती है, भंवर धाराओं की प्रबलता ये होती है समानुपाती पिंड का आयतन, पिंड का आयतन, पिंड के आयतन के समानुपाती होती है प्रबलता, मतलब स्ट्रेंथ, मतलब ताकत, मतलब उसकी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से भंवर धाराओं की प्रबलता मतलब भंवर धाराओं का मान जो है, भंवर धाराओं का मान पिंड के आयतन के समानुपाती होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं चित्र 1 में, ठीक है, जो फिगर ए है, फिगर ए में अपन देखें वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या है? लार्ज, ठीक है, मतलब आयतन इज इक्वल टू लार्ज है, वॉल्यूम का मान लार्ज है। तो हम कहते हैं दिस इंप्लाइज, यहाँ पे इसके अंदर जो भंवर धारा है, यही बोलूंगी भंवर धाराएं क्या बनेंगी बच्चों? प्रबल, भंवर धाराएं प्रबल बनेगी, ठीक है। तो हम कहते हैं दिस इंप्लाइज, अतः इसमें क्या कहते हैं? इस प्लेट के दोलन, इसके दोलन बी की तुलना में जल्दी रुकेंगे, ठीक है। फिगर बी की तुलना में, चित्र बी की तुलना में जल्दी रुकेंगे, जल्दी रुक जाएंगे। रुकेंगे तो बी के अंदर भी ऐसी बात नहीं, लेकिन ए में जल्दी रुक जाएंगे, ठीक है। इसके दौरान बी की तुलना में जल्दी रुक जाएंगे, ये अपन देखा फिगर ए में जल्दी रुकेंगे, मतलब अंदर बच्चों भंवर धाराएं बनेगी कुछ इस प्रकार से। अपन देखें इस प्रकार से ये भंवर धाराएं का निर्माण होगा, जो कि इसके आयतन के अंदर हो रहा है। तो फर्स्ट वाले चित्र में इस प्रकार से भंवर धाराएं बन रही हैं, ये इस प्रकार दिखा दिया, ठीक है। तो बच्चों भंवर धाराओं की दिशा भी लगातार बदलेगी, क्योंकि एक बार इधर दोलन हो रहे हैं, फिर एक बार इधर दोलन होंगे, फिर एक बार इधर दोलन होंगे, तो अंदर धारा की दिशा भी लगातार बदलती रहेगी। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसमें जब पिंड नीचे आ रहा था तो अलग दिशा थी, ऊपर जा रही थी मैग्नेट तो अलग दिशा थी, ठीक है। ऐसे बच्चों यहाँ पे इसके अंदर धारा बनेगी, भंवर धाराएं बच्चों इसमें बनेगी इस तरह से, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार बच्चों इसके अंदर भंवर धाराएं बन रही है इस प्रकार से बंधन लूप के अनुसार। तो क्या मतलब बच्चों यहाँ पे जो भंवर धाराओं का निर्माण हो रहा है, तो ये इस भंवर धाराओं के कारण यहाँ पे फ्लक्स कटिंग का विरोध हो रहा है, मतलब यहाँ पे ये जो भंवर धारा है इस फ्लक्स कटिंग का विरोध करेंगी, अर्थात दोलन को रोकने का प्रयास करेंगी। फर्स्ट वाले केस में आयतन ज्यादा है, इसलिए भंवर धाराओं की प्रबलता ज्यादा होगी, इसलिए जल्दी दोलन रुक जाएंगे, ठीक है। ये अपन ने कुछ एग्जाम्पल देख लिए भंवर धाराओं के, ठीक है। अब भंवर धाराओं के बच्चों उपयोग कहाँ होते हैं, क्या इसके उपयोग है, तो थोड़ा सा वो अपन देख लें। भंवर धाराओं के उपयोग, भंवर धाराओं के उपयोग कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है जनरली, ये अपन देख रहे हैं। देखिए भंवर धाराओं के उपयोग, फर्स्ट पॉइंट अपन देख बच्चों, देखिए जो भंवर धारा का उपयोग है ये होता है, इसका एक उपयोग होता है, एक तो होता है बच्चों प्रेरण भट्टी में, ठीक है। प्रेरण भट्टी, प्रेरण भट्टी में क्या होता है बच्चों? प्रेरण भट्टी में जैसे अपन जानते हैं जो धातुओं को पिघलाने के लिए भट्टियां होती हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हम इसका उपयोग करते हैं एडी करंट के कॉन्सेप्ट का।
कैसे आपको समझाया था मैंने कि एडी करंट्स की अगर मतलब भंवर धाराओं की प्रबलता अगर काफी उच्च है तो धातुएं पिघल भी सकती हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको किसी धातु को पिघलाना है तो धातु को पिघलाने के लिए जरूरी नहीं कि आप उसको आप आग पे गर्म ही करो, आप उसको उसके अंदर उच्च मात्रा की प्रबल धाराएं भी उत्पन्न कर सकते हैं। उच्च मात्रा की प्रबल धारा उत्पन्न करेंगे, मतलब कोई पदार्थ है, जैसे मान लो लोहे कोई पदार्थ है, ठीक है, मेटल पदार्थ है, हमें उसको पिघलाना है तो उस पर उच्च मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित करिए, इस पर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करो और उसको बहुत तेजी से परिवर्तित करो, मतलब इसमें से गुजरने वाले फ्लक्स में तेजी से परिवर्तन करेंगे तो उसमें उच्च मात्रा की प्रबल धाराएं बनेगी, जिसकी वजह से इतना गर्म हो जाएगा ये कि पिघल भी जाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर हम एडी करंट्स का उपयोग करते हैं धातुओं को पिघलाने में। क्लियर, धातुओं को पिघलाने में, आई बस में ऐसे ही और उपयोग दे बच्चों, इसका उपयोग अपन कर सकते हैं बच्चों। इसका उपयोग होता है मैग्नेटिक ब्रेक्स, जो ट्रेन होती हैं, ठीक है, मैग्नेटिक ट्रेन के मैग्नेटिक ब्रेक में, ट्रेनों के चुंबकीय ब्रेक में, मैग्नेटिक ब्रेक में कैसा बच्चों, ट्रेनों के मैग्नेटिक ब्रेक में, हल्का समझ लो, लिखना नहीं इसको। देखिए बच्चों क्या होता है यहाँ पे, जो यूँ समझे जो ट्रेन के जो पहिए होते हैं उन पहियों के बीच में हम जानते हैं छड़ जुड़ी होती है, हम एक्सेल बोलते हैं। ठीक है, और बच्चों उस एक्सेल के चारों तरफ बच्चों एक ड्रम लगा दिया जाता है, मेटल का ड्रम, जो कि पहियों के साथ जॉइंट होता है, पहिए घूमते हैं, ठीक है, तो ड्रम भी घूमता है साथ साथ। ठीक है, तो मतलब ड्रम की जो एक्सिस है, अक्ष है, वो जो अब यहाँ पे एक्सेल जुड़ा हुआ है यहाँ पे पहियों के बीच में, वो एक्सेल ड्रम की अक्ष के रूप में होती है। ठीक है, जो पहिए घूमे होते हैं तो ड्रम भी घूम रहा होता है, ठीक है, ड्रम भी साथ साथ घूम रहा होता है। अब जो फिर जब हमें ट्रेन को रोकना होता है तो उन पहियों के ऊपर से ड्रम पर हम उच्च चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आरोपित करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड आरोपित करने से पहिए घूम रहे हैं तो लगातार घूमते घूमते अंदर जो उसकी बल रेखाएं हैं वो काटेंगे, कि बल रेखाएं अपने लंबत आरोपित करेगी हैं, तो घूमेंगे तो उसके लगातार बल रेखाएं कटेंगी। तो जो बल रेखाएं कटने की वजह से उस ड्रम के अंदर, जो ड्रम रोटेट हो रहा है, उस ड्रम के अंदर क्या बनेगी, भंवर धाराएं बनेगी, जो कि फ्लक्स कटिंग का विरोध करेंगी। फ्लक्स कटिंग का विरोध करेंगी तो अर्थात विपरीत दिशा में बल लगाएंगी, जिससे जो ट्रेन के घूमते हुए पहिए हैं वो तुरंत रुक जाएंगे, क्योंकि ड्रम रुकेगा, ड्रम से पहिए कनेक्टेड है तो पहिए भी तुरंत रुक जाएंगे। तो इस प्रकार से हम एडी करंट का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेनों के मैग्नेटिक ब्रेक्स में, चुंबकीय ब्रेक के अंदर। क्लियर, ये तो अपन देख ले, और भी उपयोग कई सारे हैं, जैसे अपन एक और उपयोग देखें इसके अंदर, एक और एग्जांपल थर्ड देख लीजिए। थर्ड जैसे कि इंडक्शन जो चूल्हा होता है बच्चों, इंडक्शन चूल्हे में किस प्रकार से बच्चों इसका उपयोग होता है। देखिए क्या होता है इंडक्शन चूल्हा, हल्का समझा दूं आपको। देखिए जैसे आप आजकल तो लगभग हर घरों में इंडक्शन चूल्हा आप देखने को मिलता ही है। अपन कहते हैं एक छोटी सी ब्लैक कलर की वर्गाकार प्लेट होती है, ठीक, उसे इंडक्शन चूल्हा बोलते हैं। जब उस पर अपन स्विच ऑन करते हैं तो हम देखते हैं उसके अंदर पात्र, उसके ऊपर कोई एक मेटालिक पात्र रखा जाए, एक लोहे का पात्र रखा जाए, तो हम देखते हैं उसके अंदर कोई पानी या कोई सब्जी रखेंगे तो वो गर्म हो जाती है तुरंत। उसमें ऐसा क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है जिसकी वजह से अंदर पानी काफ़ी गर्म हो जाता है, और ऊपर हम बर्तन को हाथ लगा के देखते हैं तो पात्र हमें ज़्यादा गर्म महसूस नहीं होता, केवल अंदर सब्जी पक रही होती है। क्या कारण है उसका, तो देखिए यहाँ पे देखो किस प्रकार से अपन को समझ सकते हैं, ध्यान से माना बच्चों। देखिए इस प्रकार से बच्चों, देखिए ये इस प्रकार से एक अपन देखते हैं इंडक्शन चूल्हा में ब्लैक कलर की एक पट्टी होती है, इस प्रकार से लगभग आप सबने देखा ही होगा आजकल, तो नॉर्मल सी बात है ये, ठीक है। अब तो ये जो इंडक्शन चूल्हा है, इस इंडक्शन चूल्हे में क्या होता है, इसके अंदर एक स्पाइरल कॉइल होती है, ठीक है। यहाँ पे जो कुंडली है वो इस प्रकार से स्पाइरल कुंडली लगी होती है, इसके अंदर स्पाइरल कुंडली इस प्रकार से, ठीक है, ये एक स्पाइरल कुंडली लगी होती है, कुंडली नुमा मतलब यहाँ पे एक कॉइल होती है। अब यहाँ पे इसमें देखिए इसका ये सब और ये जो सिरा है, ये जो दोनों सिरे हैं, इन दोनों सिरों के मध्य हम यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट करते हैं। अपन जानते हैं किससे जुड़ा होता है बच्चों, ये प्रत्यावर्त धारा से। अब यहाँ पे इसको हम आगे प्रत्यावर्त धारा से स्विच के माध्यम से अंदर जो बटन होता है उस बटन के माध्यम से यहाँ पे ये इस तरह जुड़ी होती है, इसका एक सिरा यहाँ पे, एक सिरा, दो सिरे यहाँ पे इस तरह से प्रत्यावर्ती धारा से जुड़े होते हैं एसी के साथ। और जो जैसे हम यहाँ पे स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करने से इसके अंदर क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है, और ये धारा है, ये धारा कैसी होती है बच्चों, वेरिएबल, ये वेरिएबल करंट होती है, इसका मान लगातार बदलता रहता है, क्योंकि हम जानते हैं प्रत्यावर्त धारा कहते हैं किसे हैं, जिसका मान लगातार परिवर्तनशील हो, ठीक है, लगातार धारा में परिवर्तन होता है। अब बच्चों इसके ऊपर अगर कोई पात्र रखा हुआ है इस प्रकार से मेटालिक, ठीक है, इस पर बच्चों ने कोई पात्र रख दिया,
बच्चों इस प्रकार से कोई पात्र रखा हुआ है, ठीक है। अब बच्चों पात्र जो है, इस पात्र का जो पेंदा है, ये पेंदा, ठीक है, इस पेंदे से गुजरने वाले, क्योंकि जो अपन यहाँ पे इसके अंदर धारा पारित करी है, धारा पारित करने से क्या होगा, इसके अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कि धारा पारित हो रही है, तो इस धारा के कारण इसके अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इस प्रकार से, जो कि यहाँ से इस पात्र से गुजरेगा, इस पात्र के पेंदे से चुंबकीय क्षेत्र गुजरेगा। इस प्रकार से अपन देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र अपन दिखा दिया, तो लगातार चुंबकीय क्षेत्र में भी क्या होगा, परिवर्तन। तो यहाँ पे धारा के कारण यहाँ से जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, इस चुंबकीय क्षेत्र में लगातार परिवर्तन होगा, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन, दिशा चाहे इधर दिखा दो चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे दिशा लगातार बदल रही है, तो धारा अपन ने जिस तरह दिखाई है उसके अनुसार अपन देखें तो चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर आ रहा है, येलो इस तरह से दिखा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। इस सोचो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से गुजर रहा है, इसके जो बेस है, इसके पेंदे, इसके पेंदे से इस प्रकार से बल रेखाएं गुजर रही हैं, उस बल रेखाओं में लगातार परिवर्तन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे धारा परिवर्तनशील है, प्रत्यावर्त धारा है, धारा परिवर्तनशील है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तनशील है, अर्थात पेंदे से गुजरने वाला फ्लक्स भी परिवर्तनशील है। तो लगातार फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा होता है इसके पेंदे से, तो इसलिए इसके पेंदे में बन जाती हैं एडी करंट्स, भंवर धारा बन जाती हैं। उन भंवर धाराओं के कारण उसका पेंदा गर्म हो जाता है, पेंदा गर्म होता है। अब उसके ऊपर, पेंदे के ऊपर कोई पानी या सब्जी या कोई भी आइटम रखा हुआ है या मिलके, तो वो भी गर्म होने लगता है उसके कारण, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे साइड की बात करें, साइड जो पात्र का जो साइड वाली दीवार है ये गर्म नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि देखिए ये जो बल रेखाएं आपको दिख रही है, ये साइड वाली दीवार के तो समांतर है, इसलिए साइड वाली दीवार से तो कोई फ्लक्स गुजर ही नहीं रहा होता, साइड वाली दीवार से कोई बल रेखा नहीं गुजर रही होती, अर्थात कोई फ्लक्स नहीं गुजर रहा होता, इसलिए साइड वाली दीवार में तो एडी करंट्स बनती नहीं है। एडी करंट्स केवल कहाँ बनती हैं? पेंदे पर, पेंदे पर बनती हैं, ठीक है। तो उसके कारण यहाँ पे केवल पेंदा ही गर्म होता है, और उसके ऊपर, पेंदे के ऊपर कोई पानी या मिलके तो वो उसको गर्म करता है, फिर हीट सप्लाई होती है। बात पहले बड़ी इस प्रकार से ये हम समझ सकते हैं। अच्छा, फिर ये सोच में आते हैं कि अगर यहाँ पे इसके अंदर एडी करंट्स बन रही हैं, एडी करंट्स बन रही हैं, तो उसको पात्र को हम हाथ लगाते हैं तो फिर करंट क्यों नहीं आता? धारा है तो करंट आना चाहिए। देखो करंट क्यों नहीं आता, इसका कारण क्या है बच्चों? पहली बात तो आप सोचें, हमें झटका जो लगता है, क्यों लगता है? हमें झटका लगता है वो विद्युत धारा के कारण नहीं लगता, हमें झटका लगता है विभवांतर के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जब भी आप कहीं पे दो बिंदुओं हाथ लगाओगे जहाँ पे अलग अलग विभव है, तो एक फिंगर अलग पोटेंशियल पे टच करोगे, एक फिंगर अलग पोटेंशियल पे, तो आपकी दोनों पूरी बॉडी के बीच में, मतलब ये दोनों हाथ हमारी बॉडी से कनेक्टेड है, तो हमारी बॉडी पे एक विभवांतर आरोपित हो गया, तो उस विभवांतर के कारण हमारी बॉडी से फिर करंट प्रवाहित होगी, फिर हमें झटका लगेगा। तो विभवांतर के कारण झटका लगता है। आप कहीं पे आप फिंगर टच करोगे तो आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हो, क्योंकि यहाँ पे अंदर जगह धारा, भंवर धारा बन रही है पूरे आयतन के अंदर, सब जगह विभव एक समान रूप से आपको दिखेगा, तो इसलिए क्योंकि पूरी आइडेंटिकल रूप में प्रवाहित हो रही है, सब जगह विभव एक समान प्रतीत होगा, इसलिए आपको उसको टच करने पे हमें झटका महसूस नहीं होता, ठीक है। ये चीज अपन ने देखी, बात पहले पड़ी। दूसरी बात, फिर आगे देखिए, यहाँ पे मैं ये जो आपको बताया कि मैंने कि ये संपूर्ण आयतन में प्रवाहित होती हैं, भंवर धाराएं संपूर्ण आयतन में प्रवाहित होती हैं, इसलिए इनका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो इसकी बात करें रिंग की, इस रिंग में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ये प्रेरित धारा कितनी है, इसको तो अपन नाप सकते हैं। कैसे नाप सकते हैं? इसको नापने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ बच्चों ये जो कुंडली है, ये जो वलय है, इस वलय पे आगे यहाँ पे लगा दो गैल्वामीटर, ठीक है। इस प्रकार से इसके आगे आगे गैल्वामीटर जोड़ दोगे, तो गैल्वामीटर जोड़ने पर इस गैल्वामीटर पता चल जाएगा कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसको अपन नाप सकते हैं आराम से। इसको तो अपन मेजरमेंट कर सकते हैं, किसको? प्रेरित धारा को। लेकिन भंवर धारा जो बन रही है इसको अपन मेजरमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये संपूर्ण आयतन में प्रवाहित हो रही होती हैं, इसलिए इसका मेजरमेंट, मतलब इसका मापन असंभव है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे कहा इस प्लेट के अंदर कितनी भंवर धारा बन रही है, इसको नहीं नाप पाएंगे, इस रिंग में नाप लेंगे इस प्रकार से गैल्वामीटर जोड़कर, बट यहाँ पे अपन भंवर धाराओं का मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो ये भी लाइन नोट कर लेना अपने आप ही, ठीक है। भंवर धाराओं का मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये संपूर्ण आयतन में उत्पन्न होती हैं, ठीक है। आगे बस में तो ये चीज नोट कर लेना कॉपी के अंदर अपने आप ही, जो लिखा है मैंने आपको। अब देखिए उसके बाद फिर हम आगे देखें, इंडक्शन चूल्हे में समझा दिया आपको मैंने, उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट अपन समझे, उसका और उपयोग का है। देखिए फोर्थ पॉइंट बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट में, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब विद्युत चुंबक में, विद्युत चुंबक में, यार इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत चुंबक, तो विद्युत चुंबक में देखिए अपन इसका उपयोग होता ही है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे फिफ्थ पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट के अलावा फिफ्थ पॉइंट और भी, जैसे कि हम देखें यहाँ पे जो डेड बीट गैल्वामीटर है उसके अंदर इसका यूज होता है, डेड बीट गैल्वामीटर, गैल्वानोमीटर, डेड बीट गैल्वामीटर में
और जो डेड बीट गैलोमीटर में क्या मतलब है, देखो डेड बीट क्या मतलब होता है, डेड का मतलब रुकना, मतलब मरना, रुकना, ठीक है। बीट मतलब स्पंद, स्पंद का रुकना मतलब कंपन का रुकना गैलोमीटर में। मतलब अपन देखते हैं गैलोमीटर क्या होता है, आप जानते हैं गैलोमीटर क्या होता है, जब भी हम को धारा का मापन करना है या विभवांतर मापन करना है तो हम जो गैलोमीटर या अमीटर या वोल्ट मीटर की सहायता लेते हैं, तो जब उसमें धारा पारित हो रही है, मान लो किसी परिपथ में धारा का मान 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर धारा पारित हो रही है, तो जैसे परिपथ में गैलोमीटर जोड़ोगे, सुई जीरो से अचानक किधर जाएगी, 5 की तरफ। तो जीरो से मोशन स्टार्ट करते हुए 5 पे जा रही है, तो 5 पे फिर अचानक कैसे रुक गई, आपने सोचा कि जीरो से अचानक 5 पे गई, तो 5 पे जाने पे 5 के आसपास दोलन करना चाहिए उसको। जैसे अपन देखते हैं सिंपल सी कोई बात है, जैसे मान लो कोई पेंडुलम है, पेंडुलम से एक पिन लटका हुआ है, स्प्रिंग पेंडुलम मान लो, स्प्रिंग पेंडुलम से एक पिन लटका हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो एयरिंग नहीं है, यहाँ पे केवल पिन लटका हुआ है, इसको हल्का खींच के छोड़े, हल्का नीचे खींच के छोड़ेंगे, तो जब वापस अपनी माध्य अवस्था की ओर जाएगा, तो मीन से माध्य की ओर जा रहा है, तो क्या माध्य पे अचानक रुक जाता है क्या, नहीं, उसको पार कर जाता है और उसके सापेक्ष दोलन स्टार्ट करता है। ऐसे बच्चों यहाँ पे गैलोमीटर में आपने 5 एम्पीयर धारा पारित करी मान लो, तो जीरो से सुई जाएगी 5 पर, तो 5 को एकदम से पार कर जानी चाहिए और फिर 5 के आसपास फिर क्या करनी चाहिए, दोलन, क्योंकि एकदम से 5 पर कोई स्पीड गई, सुई गई है तो खुद का एक जड़त्व होता है, तो जीरो से 5 पे जाते हैं उसके सापेक्ष दोलन होने चाहिए। लेकिन हम देखते हैं अचानक से रुक जाती है, कारण क्या है, इसका कारण क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पे इसके अंदर भंवर धारा उत्पन्न होती है, जो कुंडली है, जो कुंडली में ये स्प्रिंग मतलब जो जहाँ पे ये इसका संकेतक जुड़ा होता है, उसमें जो पूरी कुंडली होती है, उस कुंडली के अंदर भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, और साथ के साथ इसकी सुई के अंदर भी, जो सुई ये संकेतक होता है, उसके अंदर एक पतली सी लोहे की छड़ लगी होती है, ठीक है, सुई के अंदर, और साथ के साथ जो पूरी कुंडली है उसके अंदर भी, सुई और कुंडली में जब यहाँ से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है धारा के कारण, तो उससे उसके कारण बच्चों यहाँ पे उसके अंदर जो भंवर धारा बनती हैं वो उसके दोलन का विरोध भी करती हैं, तो दोलन का विरोध करती हैं, दोलन तुरंत रुक जाते हैं। तो जीरो से एकदम से 5 पे सुई जाएगी, तो 5 पे 1 या 2 दोलन करके फटाफट रुक जाएगी, ताकि हम आराम से पाठ्यांक पढ़ लें। अगर 5 के आसपास दोलन करने लगी तो आप कैसे पाठ्यांक पढ़ पाओगे कि धारा 5 एम्पियर है या 4.9 एम्पियर है या 5.3 एम्पियर है, तो हम दिक्कत आएगी। इसलिए इस चीज़ का उपयोग किया जाता है ताकि जीरो से 5 पे जाते ही 5 पे दोलन स्टार्ट ना हो जाए, 5 पे जाके तुरंत रुक जानी चाहिए। उसे बोलते हैं डेड बीट गैलोमीटर, डेड मतलब रुकना, बीट मतलब उसके कंपन गैलोमीटर, ठीक है। तो सुई के कंपन रुकने वाला गैलोमीटर उसे बोलते हैं डेड बीट गैलोमीटर में। ऐसे बच्चों जो कार स्पीडोमीटर है, हम देखते हैं जैसे अचानक से हम कार को रेस देते हैं, जैसे मान लो जीरो से अचानक अपने कार की स्पीड 80 कर दी, ठीक है, थोड़ी सी देर में 80 कर दी, तो क्या मतलब है कि जो सुई है फिर 80 पे आके थोड़ा दोलन कर जाती है, जीरो से स्टार्ट हो गए 80 पे जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। तो हम देखते हैं 80 पे आके दोलन नहीं करती, उसका भी रीजन यही है कि वहाँ पे जो उसके अंदर जो उस स्पीडोमीटर की जो सुई है उसके अंदर क्या होता है बच्चों, एक पतली सी तार होती है, मेटेलिक वायर, और उस पर परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड लगा होता है। जब सुई 80 पे पहुंचती है तो अचानक 80 पे दोलन करने की स्थिति में आती है, लेकिन दोलन उसके फटाफट रुक जाते हैं और हम आराम से पाठ्यांक पढ़ लेते हैं कि हमारी कार 80 की स्पीड चल रही है। तो वही यहाँ पे उसके अंदर एडी करंट बनती है, क्योंकि लंबा चुंबकीय से लगाएंगे तो जो सुई कटिंग करेगी फ्लक्स का, ठीक है, मतलब फ्लक्स का कटिंग करेगी, तो कटिंग से उसके अंदर एडी करंट बनेगी, जिससे तुरंत वो रुक जाएगी, दोलन का विरोध होगा एडी करंट्स के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें 6 पॉइंट, कार स्पीडोमीटर के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, कार स्पीडोमीटर में, ठीक है, इसका उपयोग होता है। तो ये अपने भंवर धारा के उपयोग देख लिए। अब बच्चों कुछ भंवर धाराओं की हानियां भी होती हैं, तो उपयोग देख लिए। जैसे हम देखें ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऊर्जा हानि होती है, आगे पढ़ेंगे, टॉपिक आएगा ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के अंदर भंवर धाराओं के कारण बच्चों हमारी कई सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी की लॉस हो जाता है, विद्युत के मतलब ऊष्मा के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे हम हानियां भी लिखते हैं, ठीक है। इसकी हानि क्या बच्चों यहाँ पे, ट्रांसफार्मर में ऊष्मा, ट्रांसफार्मर में भंवर धाराओं के कारण ऊष्मा के रूप में विद्युत ऊर्जा की हानि होती है, ठीक है। वो तो कैसे होती है, क्यों होती है, तो आगे समझाऊंगा, तब आ जाएगा इसमें, बस अब इतना ध्यान रख लें जब ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ तक तो अपन ने पूरा जो पढ़ लिया है, यहाँ तक अपना ये पोर्शन मतलब जो एक तरह से स्वप्रेरण वाला पोर्शन था, स्वप्रेरण तो अपन ने पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। स्वप्रेरण भी हो गया, भंवर धारा में यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया।
अब बच्चों जितना अपन ने पोर्शन पढ़ लिया है, ठीक है, उसके जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हैं, ये आपको होमवर्क में करके लेके आने, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करके लेके आने, मतलब जितना अपन ने टॉपिक पढ़ लिया है अभी तक, ठीक है, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये स्टेज 1 में यह सारे क्वेश्चंस करने हैं, स्टेज 2 में सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, स्टेज 3 में सारे क्वेश्चंस करने हैं, स्टेज 4 में ये, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, ठीक है, तो इनको सॉल्व करके लेके आना। डिस्कशन हम कल नहीं करेंगे, डिस्कशन तो हम 3 दिन बाद जब क्लास जब अपन डाउट डिस्कस करेंगे तब तो सारे एक साथ करेंगे। अभी आपको टिक करा दिया कि हाँ ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन से ये सारे क्वेश्चन आपको करने वाले सिलेबस क्वेश्चन सारे जो टेस्ट में आएंगे, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन करना, बाकी फिर नेक्स्ट पोर्शन अपन पढ़ रहे हैं उसमें से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको और मैं टिक करा दूंगा बाद में, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन कल आप सॉल्व करके लेके आना, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, ओके, गुड बाय।